हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, बीए पार्ट 2, बीए सेकेंड ईयर के लिए है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाजशास्त्र में, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। 100% आपके ये क्वेश्चन आने ही है आपके एग्जाम में। जल्दी आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अभी से आप अच्छे से अगर प्रिपेयरिंग करेंगे तभी आपकी अच्छी स्टडी हो पाएगी, आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। एक्शन में क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि भाई कब हमारी डेट शीट आएगी, कब हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और जब हमारे एग्ज़ाम शुरू होंगे बस तभी हम पढ़ लेंगे। तो देखिए आजकल का जो ये टाइमिंग है ये बहुत एक कॉम्पिटिशन का टाइम है ये। ओके, इस टाइम में आप जितने अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, जितनी अच्छी परसेंटेज ला पाते हैं, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, क्योंकि कॉम्पिटिटर एक कॉम्पिटिटर की दुनिया है ये, तो इसलिए आप अभी से मेहनत करना शुरू करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है, और आप जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को याद करिए। ओके, आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए अभी से, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट पे बच्चे क्या करते हैं कि फिर पढ़ने बैठते हैं। एक बार बताइए, जब साल भर की पढ़ाई इतने लंबे समय में नहीं हो पाई तो आप एक दिन में क्या याद कर लेंगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो अभी से जो भी मैंने ये आपको प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूँ, उन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, so without wasting much time we should start this video on this topic. Okay, नंबर 1 क्वेश्चन हम आपको बताने चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, निर्धनता क्या है। ओके, निर्धनता क्या होती है, गरीबी। गरीबी क्या है, और निर्धनता को दूर करने के सुझाव बताइए। निर्धनता को दूर करने के सुझाव लिखिए। ओके, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि निर्धनता क्या है और निर्धनता को दूर करने के सुझाव लिखो। ओके स्टूडेंट, अब देखिए निर्धनता से अगर आपके लिए आपके क्वेश्चन पेपर में केवल निर्धनता आ जाए लिखा हुआ, कई बार एग्जामिनर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन देता है, जैसे कि भारत में निर्धनता के कारणों की व्याख्या करिए, निर्धनता निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की भी विवेचना करिए। ओके, इस तरह से भी दे सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे निर्धनता सभी बुराइयों की जड़ है, विवेचना करिए। ओके, इस तरह से भी आ सकता है। अथवा भारत में निर्धनता के कारणों तथा उपचार की व्याख्या करिए। ओके, अथवा भारत में निर्धनता के कारण और दुष्परिणामों की विवेचना करिए। या फिर आ सकता है क्वेश्चन आपका कि भारत में निर्धनता की समस्या की समाजशास्त्रीय विवेचना करिए तथा निर्धनता के प्रमुख कारण बताइए। तो एग्जामिनर आपको बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे निर्धनता क्या है, ये बुराइयों की जड़ है, कारण उपचार बताइए, दुष्परिणाम बताइए, या फिर इसकी समाजशास्त्री विवेचना करिए। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन अगर निर्धनता लिखा हुआ है तो आपका आंसर वही होगा जो आप निर्धनता के बारे में याद करेंगे। तो निर्धनता क्या है, इसको दूर करने के सुझाव लिखो। ठीक है, जहाँ भी निर्धनता लिखा हुआ आ जाए आप वही क्वेश्चन याद करने, जो आपने क्वेश्चन का आंसर याद किया है आप उसको वही लिखेंगे, चाहे एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर दे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दलित से आप क्या समझते हैं। दलित क्या होते हैं, जो बैकवर्ड लोग होते हैं, पिछड़े लोग जो होते हैं। ओके, बैकवर्ड क्लास में, तो उन्हीं के बारे में होता है कि दलित क्या होते हैं। दलित किसे कहते हैं, आप जानते हैं दलित किसे कहते हैं, बताइए। जैसे पिछड़े वर्ग के लोग भी दलित में ही आते हैं। ओके, और दलित क्या होते हैं, दलित वर्ग का प्रयोग क्या है, हिंदू समाज में व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत रूप से शूद्र माने जाने वाले वर्ग
वर्ग के लिए ऋण हो गया है। दलित वर्ग में वे जातियां आती हैं जो निम्न स्तर पर हैं और जिन्हें सदियों से सताया गया है। ओके, दलित का मतलब क्या होता है? दबाया हुआ या फिर कुचला हुआ। और दलित जातियों को चांडाल, शूद्र, अस्पृश्य, अछूत, हरिजन नामों से भी पुकारा जाता था। और दलित का शब्द जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि कुचला हुआ या दबाया हुआ। ओके, समाज का यह वर्ग प्राचीन काल से उपेक्षित रहा है। समाज और राज्य सत्ता ने सदैव ही इस वर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, जिससे यह वर्ग आज भी दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। ओके फ्रेंड, दलित क्या होते हैं? जिनका दलन किया गया हो, उपेक्षित हो, अपमानित हो, प्रताड़ित हो, बाधित हो और जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो भी दलित की ही श्रेणी में आते हैं। ओके, तो ये दलित से आप क्या समझते हैं और समस्याओं का वर्णन करिए। अब ये क्वेश्चन देखिए कई तरीके से आ सकता है। इस तरह से भी आ सकता है कि भारत में अनुसूचित जातियों की समस्याओं तथा उनकी स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना करिए। ये अनुसूचित जातियों के नाम से भी आ सकता है। ओके, अब क्वेश्चन आ जाए कि अनुसूचित जातियों की समस्याएं और परिस्थिति में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनकी विवेचना करिए। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई अनुसूचित जातियां कौन सी होती है, दलित क्या होता है। तो अनुसूचित जातियां जो होती है वही आपके दलित वर्ग में आएगा, तो आप दलित वर्ग का भी आंसर वही लिखेंगे जो कि अनुसूचित जातियों का लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि भारत में अनुसूचित जातियों की समस्याओं तथा उनकी परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना करिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि भारत में अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक निर्योग्यताओं की विवेचना करिए। अथवा दलित से आप क्या समझते हैं, इनकी समस्याओं का वर्णन करिए और उनके उत्थान के सुझाव भी दीजिए। ओके, अथवा दलित की समस्याएं क्या होती है और इनके समाधान के लिए संवैधानिक प्रावधान की विवेचना भी करिए। तो मैंने आपको कई तरह से बता दिए। अगर ये अनुसूचित जाति में आता है तब भी आप दलित का अर्थ ही लिखेंगे, और अगर आपका आता है कि अनुसूचित जाति की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं की विवेचना करो, तब भी आप दलित का ही आंसर लिखेंगे। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा कि दहेज प्रथा क्या होती है। दहेज प्रथा जानते हैं क्या होता है? दहेज प्रथा, दहेज प्रथा क्या होती है? डाउरी। दहेज प्रथा जो कि वर पक्ष को वधु पक्ष की तरफ से दिया जाता है दहेज के रूप में। जो भी सामान दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? दहेज बोलते हैं। मतलब सामान्य रूप से अगर दहेज का अर्थ बोले तो उस राशि, वस्तु या संपत्ति से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष विवाह के अवसर पर वर पक्ष को प्रदान करते हैं। ओके, उसमें बहुमूल्य वस्तुएं भी होती हैं, जैसे सारी ही चीजें होती हैं, घर का सामान होता है, पूरा ज्वेलरी होती है, कैश होता है, तो ये सब क्या है? ये दहेज ही है। ओके फ्रेंड, अब दहेज का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि दहेज प्रथा क्या है और इसके दुष्परिणाम बताइए। ओके, इसके दुष्परिणाम बताइए। या फिर ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दहेज प्रथा क्या है, दहेज की समस्या को दूर करने के सुझाव बताइए। अथवा दहेज की समस्या पर एक निबंध लिखिए। अथवा दहेज प्रथा को परिभाषित करिए और इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव भी दीजिए। ओके फ्रेंड, तो ये देखिए कई तरह से 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जहाँ भी दहेज का क्वेश्चन याद करेंगे तो आप इसी का आंसर लिख देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मैं हैंड टू हैंड आपको उसकी मीनिंग भी बताती जा रही हूँ कि दहेज प्रथा क्या होती है, दलित क्या होता है, निर्धनता क्या है, जिससे आपको और ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए समझ लीजिए बहुत ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। आपने अगर क्वेश्चन नहीं भी याद किए हैं ना
तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लीजिए और फिर इसके बस थोड़े से हेडिंग में पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैं बताती भी जा रही हूँ कि निर्धनता क्या होती है, गरीबी, दलित क्या होता है, दहेज प्रथा क्या है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि घरेलू हिंसा क्या होती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घरेलू हिंसा क्या है और प्रकार लिखो और कारणों की व्याख्या करिए। देखिए, घरेलू हिंसा क्या होती है, घरेलू हिंसा का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार लिखिए और कारणों की व्याख्या करिए। घरेलू हिंसा क्या होती है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। ओके, अब ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि घरेलू हिंसा क्या है और इसके प्रकार बताइए, और घरेलू हिंसा का स्त्री तथा बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि भाई घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और भारत में घरेलू हिंसा के कारणों की व्याख्या करिए। ओके स्टूडेंट, तो घरेलू हिंसा आप जानते हैं क्या होता है, क्यों? देखिए मैं बताती हूँ घरेलू हिंसा। देखिए आज के समाज में अगर हम देखें तो जो लेडीज होती है उनके प्रति ना काफ़ी आपराधिक हिंसा भी नहीं बढ़ रही है, बल्कि घरेलू हिंसा भी बहुत बढ़ रही है। घरेलू हिंसा का संबंध होता है घर गृहस्थी में स्त्रियों पर किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न। ऐसे उत्पीड़न में उनके साथ मारपीट की जाती है, लड़ाई झगड़ा, कलेशें, या फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अधिकांश स्त्रियों को लज्जा का अनुभव होता है, यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है। अगर वो इसके घरेलू हिंसा के खिलाफ अगर आवाज़ भी उठाती है तो क्या होता है, कोई उनकी नहीं सुनता है, बल्कि क्या होता है, उल्टा उन लेडीज पर ही उंगलियां उठानी शुरू हो जाती है कि भाई ये गलत होगी और इसके अंदर कमी होगी। तो क्या होता है, इस चक्कर में लेडीज जो है डर की वजह से वो अपने प्रति जो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार हो रही है, तो वो घरेलू हिंसा का शिकार होती जा रही है, क्योंकि वो उसकी शिकायत नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर वो शिकायत करने की कोशिश भी करती है तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है, या फिर उन्हें भाग्य के सहारे रहकर चुपचाप रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आज भारत में घरेलू हिंसा कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। ओके, और ये काफ़ी अत्यंत चिंता का विषय है तथा सरकार कानूनी और अन्य उपायों द्वारा इस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी क्या है, घरेलू हिंसा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और घरेलू हिंसा से परेशान होकर क्या करती हैं लेडीज़ें, या तो फिर वो सुसाइड कर लेती हैं, जैसे आत्महत्या का भी सहारा लेती हैं, या फिर उस घरेलू हिंसा का शिकार होती जाती हैं। और अगर वो उसको आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं अपनी घरेलू हिंसा का, जो भी उनके प्रति हिंसक हो रहा है, जो भी उनके साथ बुरा व्यवहार किए हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर वो इसकी शिकायत भी करती है तो कोई उसको विश्वास नहीं करता है, बल्कि उल्टा उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, उल्टा उनको ब्लेम किया जाता है। ओके, तो ये क्या होती है, घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा से अभिप्राय होता है परिवार के भीतर होने वाली हिंसा, जिसमें कोई एक वयस्क सदस्य या फिर घर का कोई भी सदस्य, घर का उसके परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर नियंत्रण रखने हेतु अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। ओके, जिसमें क्या होता है, कोई एक वयस्क सदस्य या फिर कोई और अन्य सदस्य भी हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखने हेतु अपनी शक्ति का क्या करता है, वो दुरुपयोग करता है, मतलब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। सामान्यतः इसे पति द्वारा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के रूप में भी देखा जाता है। अब ये दुर्व्यवहार देखिए भौतिक भी होता है, लैंगिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, भावात्मक भी होता है, आर्थिक धमकी से लेकर वास्तविक मारपीट तक किसी भी रूप में हो सकता है। ओके, कई बार क्या होता है कि ससुराल पक्ष से उसको काफ़ी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। ससुराल पक्ष का ले लीजिए, मान लीजिए उसकी शादी हो गई है, तो ससुराल पक्ष की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे बहुत ज़्यादा शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर उसको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन वो उसकी नहीं आवाज़ नहीं उठा पाती है। ओके, इसलिए कई बार उसे घरेलू दुर्व्यवहार जो डोमेस्टिक एब्यूज़ होते हैं ये कहा जाता है, मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, डोमेस्टिक एब्यूज़, घरेलू से दुर्व्यवहार भी हम कह सकते हैं। ओके, और मैं थोड़ा सा इसको और डेस्क्राइब करती हूँ कि जैसे ये होता है कि ये मुख्य रूप से
पति द्वारा पत्नी से किए जाने वाले दुर्व्यवहार से संबंधित है, परंतु इसमें लिव इन रिलेशनशिप परिवार का कोई और सदस्य भी होता है और अन्य सदस्यों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जिन परिवारों में घरेलू हिंसा होती है उनमें बच्चों की अपेक्षा एवं दुर्व्यवहार भी सामान्य बात होती है। और घरेलू हिंसा में स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा इन शब्दों से जैसे कुछ बताई गई है, जैसे कि घरेलू हिंसा वास्तविक दुर्व्यवहार अथवा शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावात्मक एवं आर्थिक दुर्व्यवहार की धमकी है। ओके, गैर कानूनी रूप से दहेज की मांग के लिए स्त्रियों अथवा उसके नातेदारों के उत्पीड़न को भी इस परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप क्या आपको समझ में आ गया होगा कि घरेलू हिंसा क्या होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरापीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन बताने के साथ साथ आपको क्लियर भी करती जा रही हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मीनिंग है इसका। ओके, अगर आपने काफ़ी लंबे समय से भी तैयारी नहीं करी, अगर आप इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से 3-4 बार भी अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको समझ लेंगे अच्छे से कि क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अंतरापीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष किसे कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि अंतरापीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष का अर्थ बताइए, या फिर अंतरापीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष में अंतर बताइए, भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण बताइए। ओके, तो मैं बताती हूँ कि ये वही अंतरापीढ़ी और अंतरपीढ़ी क्या होता है। देखिए, अंतरापीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष भी परिवार से संबंधित समस्या ही मानी जाती है। ये समस्या पारिवारिक भी हो सकती है, सामुदायिक भी हो सकती है और सामाजिक स्तरों में भी पाई जाती है। वर्तमान युग में सामाजिक संरचना में होने वाले तीव्र परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित एवं विकासशील देशों में ये समस्या बढ़ती जा रही है। ओके, तो अंतरापीढ़ी संघर्ष का अर्थ क्या होता है कि अंतरापीढ़ी जो शब्द है इसका प्रयोग एक ही पीढ़ी के सदस्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि पॉल मैनहीम के अनुसार पीढ़ियों की समाजशास्त्रीय जो घटना है अंततः जन्म एवं मृत्यु की जैविक लय पर आधारित होती है। अंतरापीढ़ी का अभिप्राय होता है एक ही पीढ़ी से, एक पीढ़ी में समाज के वे सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं जो लगभग समान समय में पैदा हुए हैं, चाहे वे रक्त से संबंधित हो या फिर नहीं। अन्य शब्दों में ये कहेंगे कि हमारा केंद्र बिंदु एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं, तो इसे हम अंतरापीढ़ी कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे? अंतरापीढ़ी कहेंगे। यदि भाई बहन परिवार के समान आयु के लोगों में किसी बात को लेकर टकराव हो गया है या कोई संघर्ष हो गया है तो उसे अंतरापीढ़ी टकराव या फिर संघर्ष कहेंगे। इस प्रकार अंतरापीढ़ी संघर्ष से अभिप्राय एक ही पीढ़ी के सदस्यों में पाए जाने वाला मतभेद होता है। क्या होता है ये? मतभेद या फिर टकराव या फिर विरोध होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि अंतरापीढ़ी संघर्ष क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है। देखिए, अंतरापीढ़ी संघर्ष का अभिप्राय क्या होता है? एक ही पीढ़ी के सदस्य में पाए जाने वाला मतभेद, टकराव या विरोध। ओके, और अब है अंतरपीढ़ी संघर्ष। अंतरपीढ़ी संघर्ष का अर्थ क्या होता है कि दो पीढ़ियों में पाया जाने वाला अंतराल होता है। उदाहरण के लिए जैसे माता पिता बच्चों में पाए जाने वाला संघर्ष अंतरपीढ़ी कहा जाता है। ओके, यदि बच्चों में अपने माता पिता की पीढ़ी से किसी बात को लेकर मतभेद पाया जाता है, मान लीजिए बच्चों में अपने माता पिता की पीढ़ी से किसी बात को लेकर मतभेद पाया जाता है, तो हम इसे अंतरपीढ़ी स्तर पर पाए जाने वाला मतभेद भी कह सकते हैं। अधिकांश विद्वान पीढ़ी को 25 वर्ष की अवधि मानते हैं। इस प्रकार अंतरपीढ़ी संघर्ष का अर्थ दो पीढ़ियों में किन्हीं दो बातों को लेकर पाया जाने वाला मतभेद, टकराव या फिर विरोध होता है।
ओके स्टूडेंट, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई अंतरापीढ़ी और अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा इसकी रोकथाम के उपाय बताओ। जो हमारा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताइए तथा इसकी रोकथाम के उपाय बताइए। ओके, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार बताइए। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और रोकथाम के उपाय बताइए, और या फिर इस तरह से आ सकता है कि भाई पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार बताइए। आई थिंक आपको इसका तो अर्थ पता ही होगा, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। ओके, जो हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है वो होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको इन शॉर्टली मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से अर्थ होता है जिसमें मनुष्य के इच्छित या अनिच्छित कार्य द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में इतना अधिक परिवर्तन होता है कि उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाए, जो उसकी तंत्र की तंत्र की जो सहन शक्ति है उससे बाहर हो जाए। परिणाम स्वरूप पर्यावरण की गुणवत्ता में आवश्यकता से अधिक ह्रास हो जाना, जिसका मानव समाज पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। जैसे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण से क्या होता है, इसमें क्या होता है, जल में मृत जीव जंतु होते हैं, मलमूत्र होता है, कूड़ा करकट आदि छोड़ जाने से क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण बढ़ता जाता है। ओके, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, तापीय प्रदूषण है। अब वायु प्रदूषण क्या होता है, जैसे कि वायु प्रदूषण क्या होता है, गैस की मात्रा बढ़ जाती है। किसी भी गैस की मात्रा बढ़ने से तो वायु श्वसन के योग्य तो रहती नहीं है, मतलब सांस लेते हैं तो सांस के साथ हमारे अंदर बॉडी में चली जाती है। ओके, जिससे हम क्या होते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। और सभी जीवधारी, चाहे वो जानवर हों, पेड़ पौधे हों, मिलकर अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका संतुलन बना के तो रखते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति गलत तरीके से करने के लिए भी और गलत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वायुमंडल की आवश्यक गैसों का भी संतुलन क्या कर रहा है, वो बिगाड़ रहा है। किसके कारण, प्रदूषण के कारण। जिससे मान लीजिए जैसे प्रदूषण किससे फैल रहा है, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बस है, कार है, हवाई जहाज है, जनरेटर है, इंजन है, पेट्रोल डीजल से ये सब चलते हैं। अब इनसे क्या हो रहा है, जो बाइक है, गाड़ियाँ हैं, इनसे धुआं निकल रहा है। अब उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड जो इन वाहनों से निकले हुए जो धुआं होता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, ये सब विषैले पदार्थ होते हैं जो वायुमंडल में मिल जाते हैं और वायु प्रदूषण उत्पन्न कर देते हैं। ओके, अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जैसे टेलीफोन घंटियाँ हैं, वाहनों में देख लो कितने इतनी तेज तेज भाई हॉर्न बजते हैं। आपको पढ़ाई में भी कितना डिस्टर्बेंस होता होगा। कई बार मैं भी वीडियो बनाती हूँ तो इतनी तेज, मतलब बाहर से इतनी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण क्रिएट होता है कि मुझे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है और आपको भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होता होगा, इसकी वजह से कि पता नहीं है मैडम वीडियो कहाँ बैठ कर बना रही है, इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको एक नॉइसलेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाऊँ, तो उसके लिए तो सॉरी, लेकिन क्या कर सकती हूँ, वीडियो बनानी है आपके लिए मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मुझे भी चिंता होनी चाहिए आपकी एग्ज़ाम की। तो देखिए, जैसे टेलीफोन की घंटियाँ हैं, वाहनों के हॉर्न हैं, मेल कारखानों की मशीनें हैं, गड़गड़ाहट है, रेलगाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, जेट विमान है, रॉकेट है आदि का शोर, लाउड स्पीकर, जुलूस आदि, ये सब क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण ही क्रिएट करते हैं। ओके, अब है आपका मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण इसमें क्या होता है, देखते हो आप, जैसे कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं फसलों में, ये जो फफूंदी होती है और ये फसल हमारी खराब हो जाती है, उसको हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, फफूंदी नाशक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं और ये मिट्टी में मिलकर प्रदूषण उत्पन्न कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण को हम नाभिकीय प्रदूषण भी कहते हैं।
ओके, इसमें क्या होता है, जैसे रेडियो प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है परमाणु बम। ओके, परमाणु बमों के जो विस्फोटक होते हैं परीक्षण द्वारा, परमाणु बिजली घरों के जो अपशिष्ट कचरे होते हैं, परमाणु संयंत्रों के नाभिकीय रिसाव से जो होता है वो हमारा होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब नेक्स्ट होता है हमारा, जैसे लास्ट है तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण क्या होता है, जैसे गर्म जल को झीलों नदियों में अपशिष्टों सहित बहा दिया जाता है। ओके, परिणाम स्वरूप जल गर्म हो जाता है और जलीय वायु में परिवर्तन हो जाता है। इसका पारिस्थितिक तंत्र पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो आपने और समझ लिया होगा अच्छे से। ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। तो आपको ये क्लियर हो गया, आपके कितने क्वेश्चन हो गए कि भाई निर्धनता क्या है, निर्धनता को दूर करने के सुझाव, दलित से आप क्या समझते हैं, इनकी समस्याओं का वर्णन, दहेज प्रथा का अर्थ, इसके दुष्परिणाम, घरेलू हिंसा क्या है, प्रकार लिखो और कारणों की व्याख्या करिए, अंतरपीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा इसकी रोकथाम के उपाय। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल अपराध की परिभाषा क्या है, इसके कारकों की व्याख्या करिए। ओके, अथवा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाल अपराध क्या है और अपराध और बाल अपराध में अंतर बताइए। तो आप अपराध और बाल अपराध में अंतर बताइए, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बाल अपराध की व्याख्या करिए, इसके कारक बताइए, बाल अपराध को परिभाषित करिए, बाल अपराध के कारण बताइए, बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, बाल अपराधियों के सुधार में जो भी संबंधित संस्थाएं हैं उनका वर्णन करिए, बाल अपराध किसे कहते हैं और बाल अपराधियों के सुधार हेतु किए गए उपायों का उल्लेख करिए। ओके फ्रेंड, तो बाल अपराध आप जानते हैं क्या होता है। बाल अपराध क्या होता है, बाल अपराध जिसमें बच्चे समाज विरोधी कार्य करते हैं। ओके, जिसका मुख्य आधार समाज विरोधी या फिर असाधारण व्यवहार है। इसका संबंध कच्ची उम्र के अविकसित बच्चे जैसे टीनेजर्स होते हैं उनसे होता है। इस प्रकार बाल अपराध भी एक अपराध की भांति है और ये समाज विरोधी कार्य है जिसमें ये कानूनों का उल्लंघन करते हैं और अंतर सिर्फ इतना है कि ये अपराध बालकों द्वारा किया जाता है। ओके, और यह आयु एक देश से दूसरे देश में भिन्न भिन्न है और भारत में 7 वर्ष से अधिक 18 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा किया गया कानूनी ये विरोध कार्य जो होता है वो बाल अपराध माना जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि भाई अपराध क्या होता है, अपराध क्या होता है बताइए, अपराध क्या होता है। मैं आपको इन शॉर्ट भी बता दूँगी कि भाई अपराध क्या होता है। देखिए, अपराध उन प्रचलित रीतियों को तोड़ता है जो दंड को अभिमति से अभ्यास को जन्म देता है। मतलब जैसे दया है, ईमानदारी है। अब दया ईमानदारी की जो प्रचलित भावनाएं होती हैं उन भावनाओं का उल्लंघन करना ही क्या होता है, अपराध होता है। अपराध क्या है, एक ऐसा कार्य है जो समूह के स्थायित्व का विरोधी है जिसे व्यक्ति अपना समझता है। ओके, मतलब अपराध से तात्पर्य क्या होता है, अपराध वो होता है जो समाज की रीति और परंपराओं को तोड़ता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, अब वो दीपावली पर दिए ना जला के कलर खेलता है, सबको रंग लगाता है, गुलाल लगाता है, तो ये क्या कर रहा है, जो नियम है जो रीति रिवाज है उनको तोड़ रहा है, मतलब उनको उल्टा कर रहा है। तो लोग उसके विरोधी बन जाएंगे ना कि भाई क्या कर रहे हो, दीपावली पर तो दिए जलाने चाहिए और तुम ये होली का कलर लगाते फिर रहे हो सबको। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, बाल अपराधी जो कि बच्चे करते हैं और जो अपराध होता है जिसमें समाज के जो रीति रिवाज होते हैं उनको तोड़ना, जो समाज के रीति रिवाज होते हैं परंपराएं होते हैं उनको तोड़ना, वो क्या होता है, आपका अपराध होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट
क्वेश्चन आता है हमारा कि भी श्वेतवसन अपराध क्या है और श्वेतवसन अपराध पर लेख लिखिए। ओके, श्वेतवसन अपराध क्या होते हैं आप जानते हैं? श्वेतवसन अपराध वो जैसे कि साइबर क्राइम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। श्वेतवसन अपराध एक ऐसा अपराध है जो कि अपने व्यवसाय के दौरान प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। श्वेतवसन अपराध ऊंची व्यावसायिक स्थिति के व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसायों के संबंध में किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मादक द्रव्य व्यसन के कारण एवं प्रभावों की समीक्षा कीजिए। मादक द्रव्य व्यसन आप जानते हैं क्या होता है? मादक द्रव्य व्यसन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन। ओके, तो मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है? अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मादक द्रव्य व्यसन क्या है, मादक द्रव्य व्यसन के कारण बताइए, या फिर इस तरह से भी आ सकता है स्टूडेंट देखिए नशाखोरी की परिभाषा दो। नशाखोरी की जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति है उसके कारणों की विवेचना करिए। अब नशाखोरी में तो कोई भी नशा दे सकते हैं, मान लीजिए चरस है, भांग है, ठीक है, या फिर सुल्फा है। इस तरीके से क्या है नशाखोरी में मतलब जिससे नशा होता है, व्यक्ति को एकदम इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा कि भाई नशाखोरी की परिभाषा कीजिए। अब आप सोचेंगे भाई नशाखोरी क्या होता है? तो जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है मतलब उसे नशा हो जाता है तो वो नशाखोरी हो जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ों का जैसे मान लीजिए स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है। अब क्वेश्चन आगे जैसे मादक द्रव्य व्यसन, मादक द्रव्य व्यसन का होती है जैसे शराब होती है। अब मादक द्रव्य व्यसन के कारण बताइए, प्रभावों की समीक्षा करिए, मादक द्रव्य व्यसन की अवधारणा को बताइए, और इस पर जो युवा होते हैं उसके उस पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका, मादक द्रव्य व्यसन का। तो आपको अगर मादक द्रव्य व्यसन का क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मादक द्रव्य व्यसन के कारण और प्रभाव की समीक्षा करिए। वैसे तो देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलने ही है। बस आप एक बार ना ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना प्लीज़। ओके, तो मादक द्रव्य व्यसन क्या होता है एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि मादक द्रव्य व्यसन का अभिप्राय होता है नशाखोरी से। जो व्यक्ति देखिए शराब के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग करके नशे की अनुभूति प्राप्त होती है तो वो मादक द्रव्य व्यसन कहलाते हैं। ओके, नशाखोरी की आदत भी मद्यपान से कहीं अधिक घातक होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नशा करने की आदत है, वो नशा किसी भी चीज़ का कर लेता है, सुल्फे का करता है, भांग का करता है, या फिर स्नैक वगैरह जो भी होती है उनका नशा करता है, तो ये क्या होती है, ये भी बहुत घातक होती है। ओके, तो बात करना मादक द्रव्य व्यसन का अभिप्राय शराब, ताड़ी आदि के अतिरिक्त नशा करने वाले अनेक पदार्थ जैसे चरस, गांजा, भांग, हशीश, अफीम, मार्फिन, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, पैथीडिन, एस्प्रिन आदि के सेवन से होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई आत्महत्या क्या है और इसके प्रकार बताइए। ओके, आत्महत्या क्या होती है और उसके प्रकार बताइए। आत्महत्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुसाइड। ओके, आत्महत्या के बारे में बताना पड़ेगा आपको। क्यों भाई, आत्महत्या क्या होती है? जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है। फ्रांसीसी विद्वान दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक घटना माना है। दुर्खिम का विचार है समाज व्यक्ति के सम्मुख कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां और दशाएं उत्पन्न कर देता है जो उसे आत्महत्या करने के लिए बाध्य करती है। इसलिए दुर्खिम का विचार क्या है कि आत्महत्या क्या है, एक सामाजिक घटना भी है। आत्महत्या क्या है? आत्महनन की वह प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर की जाती है। ओके, तो ये आत्महत्या क्या हो गई? आत्महत्या क्या है? या तो भली भांति जानबूझकर अपने आप को समाप्त करने वाली क्रिया है, या फिर मृत्यु के संकट से बच सकने की संभावना के बावजूद अपने को बचा सकने की एक असफलता भी कही जाती है। ओके, आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं को समाप्त करने की इच्छा प्रकट करता है, साथ ही दूसरों का ध्यान, सहानुभूति तथा उन पर नियंत्रण प्राप्त करने की भी वो कामना करता है।
ओके। आत्महत्या वैसे कई प्रकार की होती है, जैसे अहिंवादी आत्महत्या होती है, परार्थवादी आत्महत्या होती है और अस्वाभाविक आत्महत्या होती है। ओके स्टूडेंट, देखिए वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं और ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। अगर आप इसके बारे में और भी जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, जो भी मैंने आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए उसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ या आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझना है, तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी दे रही हूँ 9719860507। तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन से रिलेटेड मुझसे हेल्प चाहिए तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? आत्महत्या के बारे में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आता है, सॉरी उससे पहले आतंकवाद क्या है? टेररिज्म, जो आतंकवाद है वो क्या है, इसके कारण बताइए तथा इसके उद्देश्य भी बताइए। ओके स्टूडेंट, तो आतंकवाद क्या है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आतंकवाद क्या है और आतंकवाद की परिभाषा दीजिए, आतंकवाद को रोकने के सुझाव बताइए, आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा कोई संगठित समूह अथवा दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हिंसा का योजनाबद्ध रूप से प्रयोग करता है। ओके, आतंकवाद का तात्पर्य होता है हिंसा अथवा धमकी से संबंधित उन सभी कार्यों से है जिनका उद्देश्य किसी राज्य अथवा संगठन के हितों को क्षति पहुंचाता है अथवा उससे किसी प्रकार की छूट पाता है। तो ये हमारा क्या होता है? आतंकवाद होता है। ओके, लोग क्या करते हैं इसमें? आतंकवादी जो होते हैं वो राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति है तो भी जैसे आतंकवाद क्या है, एक तरीके से शुद्ध अवधारणा है ये। जो राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति है तो अशस्त्र फोड़ना, तोड़ फोड़ करना, हिंसा का सहारा लेना, अर्थात राजनीतिक हितों को पूर्ण करने हेतु आतंकवादी लोग कानून विरोधी हिंसक कार्य करके सरकार को गिराने और शासन तंत्र को अपने अधिकार में लेने का प्रयास करते हैं अथवा अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए अमानवीय कृत्य करके सरकार को भयभीत करते हैं। ओके, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति है तो हिंसा एवं भय का प्रयोग करना ही आतंकवाद कहलाता है। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई साइबर अपराध क्या होते हैं? साइबर अपराध क्या होते हैं? जैसे कि जिसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ओके, साइबर क्राइम क्या होते हैं? साइबर क्राइम आप जानते होंगे, आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन इंटरनेट के माध्यम से। साइबर क्राइम होते हैं, इसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के गुप्त जो कोड होते हैं, पासवर्ड होते हैं, उनको पता करके उनके द्वारा कंप्यूटर में जो डेटा होता है, जो दस्तावेज होते हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, उनकी चोरियां हेर फेर करके उनको नष्ट कर सकता है, वो होते हैं हमारे साइबर क्राइम। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले आपको बताया था कि भाई श्वेत वसन अपराध क्या होते हैं, ठीक है? तो मैं जल्दी में आपको श्वेत वसन अपराध के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हुआ आपका, थोड़ा मैं गलत बोल रही हूँ इसमें। श्वेत वसन अपराध को देखिए जल्दी में मैंने वो साइबर क्राइम बोल दिया एक्चुअल में, तो उसके लिए सॉरी। तो श्वेत वसन अपराध को हम बोलते हैं वाइट कॉलर क्राइम। ओके, तो इसमें मैंने जल्दी में थोड़ा सा मुझे बस मैंने ऐसे बोल दिया था और उसके लिए आपको सॉरी। तो श्वेत वसन अपराध और साइबर क्राइम में देखिए बहुत अंतर होता है। साइबर क्राइम जो होते हैं आपके कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। ओके, नेटवर्किंग होता है ये आपका। और जो आपका श्वेत वसन अपराध होता है वो होता है वाइट कॉलर क्राइम। ओके, कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि श्वेत वसन अपराध और साइबर अपराध में क्या अंतर है। ओके, क्योंकि बहुत सारे अपराध आ गए थे कि भाई बाल अपराध बताइए, अपराध बताइए, तो मैंने जल्दी में आपको श्वेत वसन अपराध वो मैं आपको जल्दी में बोल रही थी कि श्वेत वसन ये साइबर क्राइम, उसमें ये थोड़ा मिक्सअप हो गया, तो आप उसको अलग अलग समझिए। भाई श्वेत वसन अपराध जो होता है वो वाइट कॉलर क्राइम होता है। आप देखिए लिखा हुआ भी है इस पर कि श्वेत वसन अपराध क्या होता है, वाइट कॉलर क्राइम होता है, और जो साइबर अपराध होता है उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ओके, तो साइबर क्राइम क्या होता है, इसमें
व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट का प्रयोग बहुत तीव्रता से बढ़ता जा रहा है और इंटरनेट का प्रयोग व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने अनेक ऐसे नए अपराधों को भी जन्म दिया है जिसे हम साइबर अपराध के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसमें व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार के अपराध में जो साइबर क्राइम होता है, इसमें व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से जानबूझकर ऐसी अश्लील सामग्री संचारित करता है जिसका देखने वाले लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल प्राय सभी वित्तीय संस्थाएं, बैंक हैं, इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ताओं को विविध सेवाएं तो सुलभ करा रहे हैं। इससे जहां एक और घर बैठे सभी कार्य आसानी से हो रहे हैं, तो वहीं अनेक प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की संभावना भी बनी रहती है। ओके, तो ये होता है हमारा साइबर क्राइम। और जो आपका व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये साइबर क्राइम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और आपका जो ये श्वेत वसन अपराध की, श्वेत वसन अपराध क्या होता है, एक बार मैं श्वेत वसन अपराध को आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि देखिए श्वेत वसन अपराध वो अपराध होता है जो अपने व्यवसाय के दौरान प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। श्वेत वसन अपराध ऊंची व्यावसायिक स्थिति के व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसायों के संबंध में किया जाता है, वो होता है हमारा श्वेत वसन अपराध, मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम। ओके, श्वेत वसन अपराध अगर हम टीचर्स या बॉन्ड्स के अनुसार जानेंगे तो अपराध का उच्च संसार वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष जिनका जनता में परंपरागत आधार पर आदर किया जाता है, या तो अपराधी कार्य में सहायता या समर्थन करते हैं अथवा प्रत्यक्ष रूप से उनमें संलग्न होते हैं। तो ये आपका किस में आता है, श्वेत वसन अपराध में। ओके, तो आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं। नंबर 7, बाल अपराध की परिभाषा, श्वेत वसन अपराध, मादक द्रव्य व्यसन। ओके, आत्महत्या क्या है, प्रकार बताइए, आतंकवाद क्या है, इसके कारण बताइए तथा इसके उद्देश्य, और साइबर अपराध का निबंध। ओके, क्वेश्चन तो आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके। अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार का अर्थ बताइए और इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या करिए। ओके, देखिए भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग अगर हम करें तो इसमें राजनीतिक दलों, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा किया गया घोटाला, मतलब गोलमाल या दल बदल, उच्च अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताएं, घूस, रिश्वत लेना, पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा कानूनों का उल्लंघन करना, ये सब इसमें आता है, किसमें, भ्रष्टाचार में, करप्शन। मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए जानबूझकर अपने निर्धारित कर्तव्य की उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। ओके, भ्रष्टाचार कई तरह से होता है। देखिए भौतिकवादी आदर्श, इसके कारण हम कई बता सकते हैं, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, लोकतांत्रिक प्रणाली के दोष, अपर्याप्त आय, राजनीतिक तुष्टीकरण। ओके, तो ये क्या है, दोषपूर्ण कानून, अपराधियों को संरक्षण। तो आपके क्या हो गए, ये भ्रष्टाचार के कारण हो गए। अब आपको समझ में आ गया भ्रष्टाचार क्या होता है। ओके, तो आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं कि भ्रष्टाचार क्या है और इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या करिए। आपको मैंने ये 13 क्वेश्चन बताए हैं और ये 13 क्वेश्चन कई तरह से आ सकते हैं आपको, मतलब जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं कि एक एक क्वेश्चन के कितने सारे क्वेश्चन आते हैं बनकर। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, आप एक क्वेश्चन और देख लेना कि अल्पसंख्यक कौन है और भारत में अल्पसंख्यकों की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु सुझाव दीजिए। ओके, बस आपके यही क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। और बी सेकेंड ईयर
आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ही आने वाले हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करिए, जिसके लिए आप हेडिंग अच्छे से याद करिए, डेफिनेशन याद करिए, डेफिनेशन को हिंदी और इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करिए, राइटिंग बढ़िया लिखिए, अपनी जो राइटिंग स्पीड है वो बढ़ाइए। तो आपको इन कुछ पॉइंटों को ऑब्जर्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, उन बच्चों की हेल्प करें जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।